था क्योंकि 6 दिसंबर को वहां पर थे और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अरे भाई, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप संविधान के ऊपर, आइन के ऊपर ओथ लिए हैं और आप जिस दिन डिमोलिशन हुआ था उसको आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हुआ। वो प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, वो इंसाइट नहीं कर रहे हैं। एक डिप्टी सीएम रहकर इस तरह की बकवास कर रहे हैं। और अगर देवेंद्र फडणवीस को इतना हिम्मत अब आ गई है तो कोर्ट में जाकर कहना था कि हाँ मैंने तोड़ा मस्जिद को, कहना था ना। आपने नहीं कहा, डर के नहीं कहा आपने, और किसी को सजा नहीं हुई उसमें। तो डिप्टी सीएम है तो जाके कोर्ट में बोलना था कि हाँ मैंने तोड़ा था। अब जितने लोग जो बोल रहे हैं, शिवसेना के लोग को बोल रहे हैं, बोलिए जाकर कोर्ट को क्यों नहीं कहा आपने, इकबाल जुर्म कर लेते वहां पर। भाई अगर आप डरते क्यों हैं जेल से। और ये प्राइम मिनिस्टर की सरकार ने उस क्रिमिनल जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं की। और दूसरा, एकनाथ शिंदे जिसको बीजेपी सपोर्ट कर रही है, वो कह रहे हैं कि जो दरगाह है बरसों से, माने 200 साल 300 साल से दरगाह है, बोल रहे उसको हम चेंज कर देंगे। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, आपकी नजर में सब बराबर होना चाहिए, चाहे किसी का मजहब हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, या फिर आपके बौद्ध मजहब के हो या सिख हो। और आप एक समुदाय की, और वो भी मुख्यमंत्री रहते हुए, एक डिप्टी सीएम रहते हुए इस तरह की बकवास कर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जो मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं, इन लोगों के हौसले इसलिए बढ़ चुके हैं क्योंकि जो जजमेंट आया है बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का और टाइटल डिस्प्यूट का जो मसला, तो उसके बाद ये लोग इनके हौसले बहुत बढ़ चुके हैं। इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, अनार्की फैलाने की, इंसाइट करने की, प्रोवोक करने की। एक डिप्टी सीएम है, एक मुख्यमंत्री और एक यूनियन मिनिस्टर है। तो ये सब जिम्मेदारी देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर आती है कि वो देश को बताएं क्या उनकी सरकार की क्या पॉलिसी है, बताएं हमको। सर, कांग्रेस एमपी अब्दुल खलीक ने उठा सकते हैं सर। मैं जब तक जिंदा रहूंगा 6 दिसंबर याद दिलाता रहूंगा। नहीं, सुनिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल है, तो क्या मैं 6 दिसंबर की याद नहीं दिलाऊं? 6 दिसंबर अगर नहीं होता तो जजमेंट क्या आता? गलती क्या है बोलने में? गोली मारेंगे क्या? गोली चला चुके हैं गाड़ी पे, अभी और चलाइए, और क्या करना है। मगर मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं एक सवाल उठा रहा हूं। अगर आप बोलेंगे नहीं उठा सकते, तो क्या भाई ये क्या इजराइल है या फिर आपको ये नॉर्थ कोरिया है? जमहूरियत है, मेरा इख्तियार है, मेरा हक है। मैं ये सवालात उठा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हुकूमत जवाब दे इन सवालात का। सर, कांग्रेस एमपी अब्दुल खलीक ने योगी सरकार से सवाल किया है सर कि जो अयोध्या में धन्नीपुर मस्जिद का भी से खुद पूछ लीजिए, मैं उस पार्टी का ना उनका कोई तर्जुमान हूं। सर, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप बोल रहे हैं कि फाइनल है, आगे भी जो ज्ञान वापी का अभी चल रहा है और कृष्ण, ये सुन लीजिए, कृष्ण, आप जो मथुरा ईदगाह की बात कर रहे हैं, आज से 55 साल पहले मुसलमान और हिंदू भाई बैठकर उसमें तस्वीया कर लिए, कोर्ट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराए और उत्तर प्रदेश का सुन्नी वक्फ बोर्ड उसकी इजाजत दिया। मुसलमानों ने जमीन दी हिंदू भाइयों को और हिंदू भाइयों ने मुसलमानों को जमीन दी। करीब 8 एकड़ जमीन मुसलमानों ने दी। परनाले का जो परनाला जो बहता ना पानी का, उसका रुख बदला गया। अब आप बताइए, जब 1965 में 1965 में एग्रीमेंट हो गया और 2024 में आज आप आकर कहते हैं कि हम उस फैसले को नहीं मानते, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की फिर क्या माने हैं? इसीलिए मैं डिमांड कर रहा हूं कि देश के वजीर आजम की जिम्मेदारी है, कि उनकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो खुलकर कह दें कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे लिए एक बहुत अहम चीज है, हम उसके लिए उसके ऊपर स्टैंड बाई करते। सुप्रीम कोर्ट ने तो बाबरी मस्जिद केस में कहा ना इसके बारे में, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब आप कहां जाके रुकेंगे? आपको मालूम स्वामी विवेकानंदा ने क्या कहा था एक बड़ी इबादतगाह के बारे में? अगर वो बोलूंगा तो फिर तनाजा हो जाएगा। क्या बोला? आप पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़ते नहीं तो मैं क्या करूं। सर, पार्लियामेंट चुनाव आने वाले हैं सर। को कम्युनल कहा आपके स्टेटमेंट को कम्युनल कहा जा रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू डिवाइड, ब्रिंग अ डिवाइड अमंग। ऐसा है ना, असदुद्दीन ओवैसी ही इस मुल्क का सबसे बदनाम आदमी है, बाकी सब राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, दूध के धुले हुए हैं, इनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता, इनसे कुछ हो ही नहीं सकता। भाई गांधी के कत्ल से लेके 2002 के गुजरात तक, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से लेके
एनकाउंटर में हथकड़ियां हैं गोली मारने से, सब जिम्मेदार मैं हूं, दूसरे नहीं है। कोई बात नहीं, लगाइए इल्जाम। पार्लियामेंट तो अभी क्या होना चाहिए सर? हाँ? क्योंकि 22 तारीख को क्या होने वाला है? 22 तारीख को इनॉग्रेशन होने वाला है। हाँ। तो किस प्रकार का माहौल होना? एक तरफ आप जो है अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, तो मेरी बात मुझे अपनी बात करने का इख्तियार है। भारत का आइन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान मुझे अपनी बात रखने का इख्तियार देता है। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही तो कान में रुई लगा लीजिए आप, मगर मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आप डिसएग्री करिए, मगर आप बोलेंगे नहीं, आप नहीं, तुम नहीं बोलना, हम वो कर देंगे। अरे भाई क्या करेंगे आप? CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion, and please understand that CAA must be read with and understood with NPR NRC, which will lay down conditions of to lay down conditions to prove your citizenship of this country. And I'm telling you, if that happens, it will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India, irrespective of which caste and religion they belong to. It is unconstitutional because it is made on religion. Secondly, it has to be understood with NPR NRC. But sir, somebody who is genuinely a resident of this country, regardless of the religion, do they have to also fear? Isn't it fear mongering that's being put by the opposition as? Why is the BJP not accepting the Supreme Court monitored NRC in Assam? Why? It was a Supreme Court monitored. Why are they disagreeing? Why is that Chief Minister saying that he will do it again? You cannot make a law on the basis of religion, and especially citizenship. You want to give citizenship to the Hindus of Pakistan, Afghanistan, Nepal, other South Asian countries, feel free to do that. No one stops you. But to make a law, you have to understand Citizen Amendment Act with NPR and NRC. You have to see those conditions which have been put there. This will be a grave disaster. सर, पार्लियामेंट चुनाव आने वाले हैं सर। बीजेपी का बड़ा प्लान है राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद 25 जनवरी से 25 मार्च तक मेगा कैंपेन करेंगे, लोगों को डिवोटीज जो भी आ रहे हैं वो तो कर रहे हैं वो लोग। और सर इस बार उनका स्लोगन है इस बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार। देखिए 1989 में तो रैली फैन बना रहे 1989 में बीजेपी को बाबरी मस्जिद याद आई। उसको क्या बोलते हैं? पालनपुर रेजोल्यूशन। उससे पहले ना विश्व हिंदू परिषद बात करी, उससे पहले ना आरएसएस बात करी। 1925 में आरएसएस बनी, ना महात्मा गांधी उसके बारे में बात करे, ना वल्लभ भाई पटेल बात करे, ना तिलक बात करे। 1989 में बीजेपी पालनपुर रेजोल्यूशन में राम मंदिर का रेजोल्यूशन पास करी। ये बात आपको समझना है, आप लोगों को देश को समझना है। उससे पहले इनको याद नहीं था। विश्व हिंदू परिषद बनी 1960s में, उसमें नहीं था ये। पालनपुर का रेजोल्यूशन 89 में बना। अब जाहिर है बीजेपी तो इसी पे पॉलिटिक्स कर रही है ना। आप नौजवान बेरोजगार है, 2 करोड़ नौकरियां देते बोले आजा। आप प्राइम मिनिस्टर बोल रहे कि हम फरवरी तक 13 लाख देंगे। महंगाई आसमान को छू रही है, मगर आप ये इशू को उठाएंगे। लोग बोल रहे हमारे को खाना नहीं है, तो आप कुछ और देना चाह रहे। ये उनका असल है एजेंडा। ये है 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन घुस के बैठा हुआ है। 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट हम खो चुके हैं। उसमें देशभक्ति याद नहीं आती। हाँ, आप ये बात कर रहे हैं तो ये देश देख रहा है। सर, नए अमेंडेड लॉ हिट एंड रन को लेकर काफी विवाद चल रहा है सर। हिट एंड रन का जो लॉ है, मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर इसकी मुखालिफत करा था। मैं स्पीच भी डाला उसकी। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में आप 2 साल से 10 साल कर देंगे। ये क्या है भाई? ये क्या बनाना चाह रहे इस मुल्क को आप? ठीक है, वो गलत है, क्राइम है, मगर 10 साल कैसा करेंगे आप? और उसमें आप बेल नहीं होंगी। मैं उस वक्त वार्न करा था लोकसभा में मेरी स्पीच में, मगर 306 आप लोग आज हवा में उड़ रहे हैं, जमीन पे पैर ही नहीं है आपके। अब जब पूरे ट्रक ड्राइवर्स निकल गए और पूरा
शहर जाम हो गए, शहरा जाम हो गए, रोड पे पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, तो जब इनको ख्याल आया क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह आवाम रोड पे निकले और डरते हैं लोग। अबे पार्लियामेंट में हम बोले आपको वार्न करे मत करो ये काम आप, मगर आप नहीं सुने। मैं फिर से कह रहा हूं ये जो नया तीनों फौजदारी के कानून लाए ये रोलेट एक्ट की याद दिलाता है। मैं फिर से कह रहा हूं अगर आज महात्मा गांधी और भगत सिंह रहते तो बोलते ये तो रोलेट एक्ट है, ये इससे बहुत नुकसानात होने जाएंगे, बहुत से परेशानी होने जाएंगे। अब देखना इसका गलत इस्तेमाल होगा बहुत। सर आखिरी सवाल सर नहीं मालूम मैडम क्या होगा, कोर्ट का जजमेंट क्या आएगा, मैं कैसा प्री जज कर सकता हूँ ना आप आपका। क्या कहना चाहते हैं? नहीं मैं नहीं कर सकता, देखने 2024 में अगर 3 मुद्दे पब्लिक के सामने हैं आपके हिसाब से तो क्या रहेंगे और ये इलेक्शन कहाँ जा रहा है 2024 में? 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश की जो 50% आबादी जो नौजवान है, बेरोजगार है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है महंगाई का। तीसरा मुद्दा है चीन का, जिस तरीके से चीन हमको परेशान कर रहा है और ये गवर्नमेंट जो है खामोश बैठी हुई है। ऐसे कई 3 मुद्दे तो आप बोल रहे हैं, मगर बहुत से अवामी तकलीफ के मुद्दे हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। और क्या इंडिया ब्लॉक प्रधानमंत्री मोदी को नहीं, मेरा उससे ताल्लुक नहीं है भाई। आप उनका जो इससे ताल्लुक है उनसे पूछिए, आप वो आपको मुझसे बेहतर जवाब दे सकेंगे। सर दिग्विजय सिंह ने बताया नहीं वो सब मेरा ताल्लुक। 2024 से पहले हिंदू मुस्लिम मस्जिद और मंदिर की राजनीति चल रही है कि क्या ये इसको लेके वोटर्स पोलराइज नहीं होंगे? किस तरह से आप समझ रहे ये नहीं चल रही थी पहले ये, मगर अभी ज्यादा हो रहा है हाँ, नहीं ये तो चल ही रहा है ना। कब खत्म हुआ ये बोलो आप? अगर ये नहीं चलता तो जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान क्यों होते? 14% मुसलमानों की आबादी, 20% जेल में है और 16% कन्विक्शन होता है। और जो तरक्की है होती है, जो इंटर जनरेशनल ऑपरेबिलिटी मोबिलिटी बोलिए, क्यों मुसलमानों में कम है? क्यों मुसलमान भारत की लोकसभा में कम क्यों है? खाली 5-5.5% है। ये है ना, ये फैक्ट है। अगर ये फैक्ट नहीं होता तो भारत की पार्लियामेंट में, लोकसभा में जितने मुसलमानों की आबादी है कम से कम 50 जीत कर जाते, 55 जीत कर जाते। नहीं हो रहा है क्योंकि आप जो बोल रहे वो है वो। और 2014 से तो और बढ़ गया है ये। बीजेपी के पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है। बीजेपी तो टिकट भी नहीं देती किसी को, मगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का बाजा बजाते हैं जरूर। सॉफ्ट हिंदुत्व ने बल्कि एक्चुअल हिंदुत्व फॉलो कर रहे हैं सब लोग। ये फैक्ट है। सर वी कैन नॉट अफोर्ड अनदर गोधरा। कांग्रेस उनसे पूछो भाई, मैंने सर आप ये लोकल में जो सरकार आई है प्रजल पालना, आप भी घूम रहे हैं और जगह जगह एप्लीकेशन। देखिए गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें रही थी, चाहे कोई पार्टी पावर में रहो या बरसर इख्तिदार रहो, MIM पार्टी की जिम्मेदारी ये है और थी और रहेगी, और हम उसको बखूबी निभा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो गरीब आवाम तक मिले। इसीलिए प्रजा पालना में जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर वादे किए थे कि इंदिरम्मा इल्लू जो स्कीम है, अगर जाती घर है तो उसमें पैसा बना देंगे घर बनाने के लिए, या जाती घर नहीं है तो आप 2 BHK देंगे, जिसके पास वाइट रेशन कार्ड नहीं है उसको देंगे, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, खवातीन को 2500 रुपये देंगे, जो ओल्ड एज हैं, बीमार हैं, उनको गवर्नमेंट पेंशन देंगी। तो हमारे MIM पार्टी के बूथ लेवल प्रेसिडेंट्स जहाँ जहाँ ये सेंटर्स बनाए गए प्रजा पालना के फॉर्म देने के, वहाँ पर हम लोग पिछले 6 दिन से माशाल्लाह से 100 की तादाद में MIM के मेंबर्स, कार्यकर्ता वहाँ बैठकर हेल्प डेस्क बनाकर गाइड कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि 6 तारीख के बाद जब ये आखिरी दिन होगा, यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो इन तमाम एप्लीकेशंस को लेकर गरीबों तक जो उनके वादे थे उसको पूरा करेगी। सर ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट को लेकर चर्चा हो रही है। सर CM रेवंत रेड्डी ने पर्सनली यहाँ पर जो है मेट्रो रेल की भी बात की है, इस पर कैसे? अच्छा है, डेवलपमेंट होना चाहिए ओल्ड सिटी में, क्यों नहीं होना चाहिए? तो आपका भी फ्रेंडली